2024 का लोकसभा इलेक्शन है, उससे कुछ महीना पहले ही ईवीएम को लेकर के हल्ला बोल है और इतना ज़्यादा हंगामा है, चारों तरफ आपको सोशल मीडिया पर ईवीएम हटाओ या ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जैसे अभियान देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पहले और अब के अभियानों में बहुत ज़्यादा फर्क है। पहले के जो अभियान हुए वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या बहुत ही छोटे वर्ग की तरफ से इस तरह के अभियान की शुरुआत हुई। लेकिन अभी फिलहाल जो अभियान की शुरुआत हुई है ईवीएम हटाओ के ताल्लुक से, वो एक अलग लेवल की चीज़ है और इस वक्त बिल्कुल आर पार की स्थिति है। मैं इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल में कई तरह की चीज़ें बताऊंगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा ईवीएम से संबंधित। तो इसलिए गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर आपको लगता है कि ये चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो यहीं पर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा और भानु प्रताप सिंह की अगुवाई में ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा एक पूरा अभियान उसकी शुरुआत की गई और इस संघर्ष की शुरुआत में इनके साथ सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोग जुड़ते नजर आ रहे हैं। न केवल आम लोग बल्कि प्रोफेशनल्स भी इनके साथ जुड़ते हुए देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बाकायदा तौर पर इस अभियान के तहत कहा है कि 14 जनवरी से 23 जनवरी तक देश के हर जिले में जाकर आंदोलन किया जाएगा और उन्होंने कहा कि विधायकों से, सांसदों से मुलाकात होगी और फिर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जाएगा और इस पर बातचीत की जाएगी कि आखिर ईवीएम को हटाने से संबंधित क्या कुछ तरीका अपनाया जा सकता है और ईवीएम को इस देश से कैसे हटा करके बैलेट पेपर पर वापसी की जा सकती है। इस पूरी रणनीति के तहत बातचीत होगी अगले कुछ दिनों में। बीते 5 जनवरी सन 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जब इस मुहिम की शुरुआत की गई तो वहां पर बाकायदा तौर पर एक ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाने का प्रयास किया गया, उसको लाइव डेमोन्स्ट्रेट किया गया, सैकड़ों कैमरों ने उसको कैद किया। हो सकता है उस पूरे वीडियो को आपने देखा हो, अगर ना देखा हो तो मैं चंद सेकंड में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि वो लोग क्या करना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे। एक ईवीएम मशीन होती है और एक वीवीपैट होता है, दोनों अटैच होते हैं और ईवीएम मशीन को इस तौर पर सेट किया गया था कि एक पर्टिकुलर सिंबल को जिताना है। उन्होंने 3 सिंबल लिया था, एक केला था, एक सेब था और एक तरबूज था। अब केला और तरबूज को हराना था और सेब को जिताना था, बस इतनी बात थी और इस बात को लेकर के वहां पर 5 वोट डाले गए और ख़ास बात यह है कि सेब को केवल 1 वोट डाला गया, 2 वोट तरबूज को डाला गया और 2 वोट केले को डाला गया। लेकिन जब उसका रिजल्ट निकल करके सामने आया तो चूंकि पहले ही से सेट किया गया था वो सेब को जिताना है और जबकि सेब को केवल 1 वोट डाला गया, लेकिन जब रिजल्ट निकल करके सामने आया तो सेब को 3 वोट मिले। हालांकि 1 वोट से सेब को डाला गया था लेकिन रिजल्ट में 3 वोट मिले, सेब जीत गया और इन दोनों को 2-2 वोट मिले थे और इनके 1-1 वोट बचे, यानी एक बनाना को और एक वाटरमेलन को। तो इस तरीके से ये दिखाया गया कि अगर ईवीएम को सेट कर दिया जाए कि किसी पर्टिकुलर सिंबल को जिताया या हराया जाना है तो ईवीएम उसी तरीके से एक्ट करता है। तो इसी वजह से ईवीएम को लेकर के लोगों के कंसर्न है और ये कह रहे हैं कि अगर ईवीएम 2024 में एक बार फिर से रहा तो प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता और एक बार अगर प्रधानमंत्री मोदी 2024 में प्रधानमंत्री बन गए तो फिर लोकतंत्र की हत्या लगभग तय है, इसे कोई नहीं बचा सकता। आपको बता दें कि इसी तरह की बात हाल ही में द वायर के लिए इंटरव्यू करते हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सत्यपाल मलिक से ये पूछा कि ईवीएम को लेकर के आपकी क्या राय है, तो उन्होंने बहुत वाज़ेह लफ्जों में कहा कि ईवीएम नहीं हटा तो मोदी को कोई नहीं हटा सकता, यानी बीजेपी को कोई नहीं हटा सकता। उन्होंने बहुत ही क्लियर कर दिया और ये कहा कि जनता को अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं है। ये बहुत ही क्लियर कट कैटेगोरिकली सत्यपाल मलिक ने उस इंटरव्यू के दौरान बताया। इसके साथ ही साथ ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने कहा कि ईवीएम में दखलंदाजी संभव है और इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर संघर्ष करना होगा। सैम पित्रोदा ने बाकायदा एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि 2021 में एक रिपोर्ट सामने आई थी और ये रिपोर्ट एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार की गई, उसका नाम है सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन। उसने एक रिपोर्ट तैयार की, उसमें ईवीएम को लेकर जो भी खदशात हैं, जो भी आशंकाएं हैं, उसका जिक्र किया गया और इसको कैसे हटाया जा सकता है, इसका क्या फ़ायदा या नुकसान है, उसमें बताया गया है। ख़ास बात यह है कि इस ऑर्गेनाइजेशन यानी सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन, इसमें करीब 2500 फॉर्मर आईएएस, टेक्नोक्रेट्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और लॉयर्स जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा तैयार की गई ये रिपोर्ट है जो कि नेशनल सतह पर इसको पब्लिक की गई है। आपको ये भी बताते चलें कि इस रिपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि हमने लोगों से बातें की, यानी एक्सपर्ट से बातचीत की, आईटी प्रोफेसर से बातचीत की, अमेरिका में प्रोफेसर से बातचीत की क्योंकि वो शिकागो में रहते हैं दरअसल, और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात की,
और इस रिपोर्ट को लेकर के 6,500 लोगों ने इस पर साइन किया और इलेक्शन कमीशन को सबमिट किया, तो इस पर किसी का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, यानी इलेक्शन कमीशन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा सैम पित्रोदा बताते हैं। इसी वजह से अब ये सड़कों पर उतरने की बात आ गई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक पर्टिकुलर पार्टी को लेकर के सीरियस है और उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता है, जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है इलेक्शन कमिश्नर, वो अब पर्टिकुलरली सत्ता के साथ चिपक रहा है, ऐसा आशंका जताते हैं सैम पित्रोदा। तो यही वजह है कि उसी कड़ी में एक फर्दर एक्शन के तौर पर ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले महमूद परचा और भानु प्रताप सिंह की अगुवाई में इस मूवमेंट की शुरुआत की गई है और अब ये आने वाले दिनों में बहुत तीव्र होगी और 2024 में लोग साफ साफ कह रहे हैं कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हमारा ये अधिकार है कि हम ये समझें कि हमारे मतों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, क्या हम जिसको मत डाल रहे हैं उस तक मत पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ये तमाम लोग इस पर अपना चिंता भी जताते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि हमारा ये अधिकार है। साथ ही साथ लोग अब तो सुप्रीम कोर्ट के जज पर भी सवाल उठाने लगे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि रंजन गोगोई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, उन्होंने राम मंदिर बाबरी मस्जिद को लेकर के जो कंट्रोवर्शियल फैसला दिया था उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए गए, क्योंकि फैसले के फौरन बाद कुछ ही महीनों के अंदर उन्हें राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया बीजेपी की तरफ से। तो साफ साफ इससे ये पता चला कि शायद उनके अंदर खाने डील हो गई थी बाबरी मस्जिद के फैसले को लेकर के। इसी तरीके से क्या चंद्रचूड़ भी किसी बड़े पैकेज का शिकार हो गए हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर पर अब तो खुल करके कहने लगे हैं कि अब सीजीआई चंद्रचूड़ वो शख्स थे जो प्रधानमंत्री मोदी के जस्ट अगेंस्ट जाते हुए नजर आते थे, लेकिन अब वो भी बहुत सारी नीतियों में प्रधानमंत्री मोदी के सहमत हैं। इसी वजह से उन पर भी सवालात उठने लगे हैं कि क्या सीजीआई चंद्रचूड़ भी किसी बड़े पैकेज का शिकार हो गए हैं। ये तो बहरहाल समय बताएगा कि वो शिकार हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि अब सीजीआई को लेकर के लोगों के मन में संदिग्धता बढ़ती चली जा रही है। बहरहाल ये पूरा अभियान है। अब आइए थोड़ा सा आपको बताते हैं कि इस ईवीएम का भारत में क्या कुछ इतिहास रहा है। तो सबसे पहले अगर ईवीएम की बात करें तो 1977 में इसको लेकर के एक आइडिया दिमाग में आया कि ईवीएम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए से भारत में चुनाव कराया जा सकता है और 1979 में बाज़ाब्ता इसका प्रोटोटाइप तैयार किया गया। प्रोटोटाइप बोले तो इसका नमूना तैयार किया गया, डेवलप किया गया और 1980 में भारत में एम.वी. हनीफा द्वारा पहले ईवीएम का आविष्कार किया गया। 5 अक्टूबर 1980 को उसका रजिस्ट्रेशन हुआ और पहली बार 1982 में केरला के पारूर विधानसभा क्षेत्र में 50 से अधिक ईवीएम का इस्तेमाल किया गया और 1989 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से भारत में ईवीएम बनने की शुरुआत बाज़ाब्ता कर दी गई। और ख़ास बात यह है कि 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारत में सभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को ईवीएम के माध्यम से ही कराया जाता रहा है। समय के साथ ईवीएम पर कुछ लोग शक जताने लगे और आखिरकार 2010 में कुछ पार्टियों ने ईवीएम को मजीद ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए वीवीपैट लाने की बात कही। वीवीपैट बोले तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। और आखिरकार 2011 में कुछ राज्यों में फर्जी चुनाव कराए गए। फर्जी चुनाव मतलब डेमोस्ट्रेटिव चुनाव कराए गए इसे देखने के लिए और वीवीपैट उसमें अटैच किया गया ये देखने के लिए कि क्या वीवीपैट की जो बात लाने के लिए कही गई थी उसका नतीजा या परिणाम क्या कुछ निकलता है। तो 2011 में पहला फील्ड ट्रायल किया गया और इसी तरीके से सेकंड फील्ड ट्रायल 2012 में किया गया और सेकंड फील्ड ट्रायल के बाद में ये पाया गया कि अब वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा सकता है अटैच करके इन तमाम मशीनों के साथ। और आखिरकार 2013 से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत कर दी गई। 2013 में पहली मर्तबा नागालैंड के एक बाई इलेक्शन में, उस जगह का नाम है नागसेन, यहाँ के असेंबली हल्के में वीवीपैट का ईवीएम मशीनों के साथ अटैच करके चुनाव कराया गया और उसके बाद 2014 में कुछ सिलेक्टेड असेंबली हल्कों और 8 लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में वीवीपैट को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ अटैच करके चुनाव कराया गया और इसी 2014 में एनडीए को भारी जीत मिली और नरेंद्र मोदी पहली मर्तबा भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में धीरे धीरे लोगों का शक और गहराता चला गया, इसको लेकर के समय समय पर सवालात उठाए जाने लगे। आखिरकार 2017 में उस वक्त जब इलेक्शन कमिश्नर थे नसीम जैदी, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ईवीएम हैकाथॉन करके एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया और उसमें सभी पार्टियों को बुलाया गया कि जिसको जिसको शक है वो आए इस हैकाथॉन में और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को हैक करके दिखाए, लेकिन किसी भी पार्टी ने उसमें इंटरेस्ट नहीं जताई। और आखिरकार इस वक्त जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है अरुण गोयल। जब अब अरुण गोयल के साथ ये बात सामने आ रही है और लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से नसीम जैदी ने सबको बुलाया था, निमंत्रण दिया था और कहा था ईवीएम को हैक करके बताइए, अब हम आपसे मांग रहे हैं ईवीएम हैक करने के लिए 50 ईवीएम मशीनों को हमें दे दीजिए,
हम हैक करेंगे, लाइव हैक करेंगे। तो अब अरुण गोयल इस बात के लिए तैयार नहीं है। बस इसी बात को लेकर के संघर्ष है, क्योंकि जब ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का, उसके बाद में जब ये लोग इलेक्शन कमिश्नर से मिलने के लिए जा रहे थे तो पुलिस ने इन्हें डिटेन किया। बहुत ही क्रांतिकारी लहजे में महमूद पराचा ने कहा कि मुझे इनकाउंटर कर दो, मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं ये संघर्ष जारी रखूंगा और हर हाल में बैलेट पेपर को वापस लाऊंगा, किसी भी सूरत में ईवीएम से चुनाव नहीं होने दूंगा। अब इससे एक बार फिर से ये मुद्दा गहरा गया है, क्योंकि पहले और अब के इस आंदोलन में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। इस बार लोग आर पार की स्थिति में हैं। अब आखिर में थोड़ा सा आपको ये बता दें कि भारत में निर्मित जो भी ईवीएम मशीन हैं, उनका एक्सपोर्ट किन किन देशों में किया जाता है। तो करीब करीब 14 देशों में भारत से ईवीएम मशीनों का एक्सपोर्ट किया जाता है। उसमें कुछ अफ्रीकी देश हैं, कुछ एशियाई देश हैं, जैसे कि नेपाल, भूटान, नामीबिया, फिजी और केन्या। इन जैसे देशों में भारत से निर्मित ईवीएम मशीनों का एक्सपोर्ट किया जाता है। अब ऐसी सूरत में अगर भारत में ईवीएम मशीनों पर बैन की जाएगी तो फिर इन तमाम देशों में भी कमोबेश बैन करने की बात की जाएगी। बहरहाल इस पूरे इशू पर इस वक्त हंगामा है और ईवीएम मशीनों को लेकर के लगातार संघर्ष करने की बात शुरू हो गई है। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष इस पर क्यों नहीं सवाल उठा रहा है, क्योंकि विपक्ष को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। महमूद पराचा को तो चुनाव नहीं लड़ना है, भानु प्रताप सिंह को तो चुनाव नहीं लड़ना है, या फिर और दूसरे जो भी संघर्ष कर रहे हैं उन्हें तो चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव तो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों को चुनाव लड़ना है। तो ये लोग सड़कों पर खुल करके क्यों नहीं आ रहे हैं? तो इसके सवाल के जवाब में लोग कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग भी उसमें शरीक और शामिल हैं, सिर्फ और सिर्फ ज़बान से आवाज़ उठाते हैं लेकिन संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं हैं और उम्मीद करते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, 2024 का चुनाव जीतेंगे, बीजेपी को हटाएंगे। बहरहाल इस पूरे इशू पर जो हमने आपको बताया, इस पर क्या कुछ कहना है और आप ईवीएम को लेकर क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको अगर लगता है कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से कॉम्प्रहेंसिव तरीके से स्टोरीज़ आपको बनाकर ज़रूर देंगे और देते ही रहते हैं।